मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित खास खबरों का ये शो। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आज खबरों के मेन्यू में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो सबसे पहले आप तक पहुंचने वाली हैं, चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं। प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। महाकुंभ का ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो अलग अलग रंगों से गुलजार हो रहा है और आज की हमारी पहली कवर स्टोरी भी महाकुंभ को लेकर ही है। लेकिन आपको बताते चले कि सभी जुबानी मर्यादा तार तार की जा रही है। महाकुंभ को लेकर प्रदेश की सियासत किस तरह से युद्ध तक जा पहुंची है और इसको लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार का दौर कैसे चल रहा है। योगी आदित्यनाथ विधान सभा और उसके बाद विधान परिषद में बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पलटवार करते हैं। अब ये सियासत किस रूप में कहां पर जाकर खत्म होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज महाकुंभ को लेकर प्रदेश की सियासत कैसे तमाम मर्यादाओं को लांघती हुई दिखाई दी, पूरी खबर रखने वाले हैं आपके सामने। अगली बड़ी खबर आपको बताते चले कि अब तक तकरीबन 64 करोड़ लोग महाकुंभ क्षेत्र में डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर 2 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसी के साथ ही साथ यह तादाद पहुंच जाएगी तकरीबन 66 करोड़ के आसपास। पूरे के पूरे कुंभ क्षेत्र में एक अलग ऊर्जा मौजूदा वक्त में महसूस की जा रही है। यहाँ के रंग कैसे हैं, ये समेट कर हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपके सामने रखेंगे। कल महाशिवरात्रि का पावन मौका है और यहीं से सटा हुआ बनारस पूरी तरह से सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार है, क्योंकि वहां पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वहां की रौनक क्या बयां करती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस तरह की व्याकुलता समूचे काशी क्षेत्र में देखने को मिल रही है, वहां की भी ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। उसके बाद लेकर चलेंगे आपको बिहार। आपको बताते चले कि बिहार में इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन वहां की सियासी जो सड़क है वो किस ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है जो सोशल मीडिया पर लीक कहकर वायरल किया जा रहा है, पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी क्या बड़ी खबर सामने आई है, क्या राजनीतिक पटल पर उनका अभ्युदय होने जा रहा है, इसको लेकर हरी झंडी मिल गई है, क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, ये भी बताने वाले हैं। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली की बात होगी। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद लगातार एक्शन में है। विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट शराब घोटाले को लेकर पेश कर दी गई है। 2000 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें क्या आगे आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं, ये खबर भी रखेंगे आपके सामने। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जनहित में आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से खबरों के सिलसिले की और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ का ये विशाल आयोजन जिसकी आज ये अंतिम रात है और कल सुबह महाशिवरात्रि के पावन पर्व के साथ ही धीरे धीरे करके कल इसका समापन हो जाएगा। यहाँ पर एक अलग तरह की रौनक है, अलग तरह का उत्साह है, अलग तरह का उल्लास है। उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक मर्यादा किस तरह से तार तार की जा रही है। शब्दों की लक्ष्मण रेखा को लांघने में कोई किसी से कमतर दिखना नहीं चाहता है। आज महाकुंभ को लेकर प्रदेश की सियासत कैसे आगे बढ़ी है और नेताओं को क्या थोड़ा बहुत ही सही अपनी जुबान पर लगाम रखनी चाहिए, वो भी तब जब महाकुंभ के बारे में आप अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हो। हमारी कवर स्टोरी देखिए। महाकुंभ समापन की ओर है। अब बस महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है। पवित्र संगम में अब तक 64 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अनुमान है ये आंकड़ा अंतिम स्नान के साथ 65 करोड़ के पार चला जाएगा। ये महज अंकगणित नहीं बल्कि आस्था के अनुष्ठान का वो ऐतिहासिक कीर्तिमान होगा जिस पर दुनिया भर के शोधार्थी जब शोध करेंगे तो कैमरों में रिकॉर्ड इन तस्वीरों के एक एक पल को बार बार देखेंगे। जब जब देखेंगे तब तब उन्हें इन लम्हों का साक्षात गवाह न बनने पर शायद मलाल होगा। यकीन मानिए प्रयागराज महाकुंभ एक जीवंत अजूबा बन गया है जिसमें अमीर, गरीब, नेता, अभिनेता, नर, नारी और किन्नर का भेद मिट चुका है। देश के आधे से ज्यादा हिंदू त्रिवेणी में नहा चुके हैं।
भारत और चीन को छोड़कर किसी और देश की इतनी आबादी नहीं जितने लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इतनी प्रचंड भीड़ के लिए सुगम इंतजाम आसान नहीं। ऐसे में मौनी अमावस्या की रात दुखद घटना भी घटी। फिर भी आस्थावानों के बीच महाकुंभ में मौजूदगी दर्ज कराने का जज्बा कम न हुआ। लेकिन अफसोस कि जिस आयोजन पर विचारों का संगम होना चाहिए, उस पर जुबानी विखंडन हो रहा है। लिहाजा ऐसे लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में अलंकारों से नवाजा है। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, तो कंधजार करने वालों को मृत्यु भी मिली और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन होने वाला। योगी ने ये बातें विधान परिषद में दोहराई है। उन्होंने ऐसी ही बातें एक दिन पहले विधानसभा में कही थी। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली। जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया और अब कैमरे पर योगी की तुलना रावण से कर दी है। भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं। जिस सनातन पर्व पर गर्व होना चाहिए, उस पर शर्मनाक सियासत हो रही है। जरा सुनिए यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष मुख्यमंत्री को किस उपमा से नवाज रहे हैं और उन्हें मौजूदा उप मुख्यमंत्री से कैसा जवाब मिला। कह रहे हैं कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से लोग डरे रहा, उसी तरह डरे रहते थे जिस तरह से कंस कृष्ण से डरा रहता था। समाजवादी पार्टी की खोखली मानसिकता के लोगों ने लिख करके दी, वही उन्होंने बोली है। उनकी विचारों की कोई गलती नहीं है। उनकी कोई गलती ही नहीं। उनको स्क्रिप्ट लिखने देने का काम समाजवादी पार्टी की दूषित मानसिकता के लोग करते हैं। आस्था कहती है ये अवसर फिर 144 साल बाद ही आएगा। ऐसे में जो छूट गए वो भी संगम में स्नान और आचमन करना चाहते हैं, जबकि आपस में 36 के आंकड़े रखने वाले नेता हैं कि महाकुंभ पर जुबानी कटार चला रहे हैं। आस्था के रंग में रंग जाने के लिए यहाँ महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ या तो प्रयागराज पहुंच चुकी है या फिर रास्ते में है। लोग पूरी तरह से उत्साह से भरे हुए हैं, किसी भी हद तक चले जाने को तैयार हैं, लेकिन वो आकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा लेना चाहते हैं। ऐसे में हमने ये रिपोर्ट खासतौर से आपके लिए तैयार की है। अगर आप प्रयागराज आना चाहते हैं या आपके रिश्तेदार आना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका खास ख्याल आपको रखना होगा और प्रशासन की ओर से भी कैसे किए गए हैं इंतजाम, उसको बताते हुए हमारी अगली रिपोर्ट। महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने हर रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बन चुके हैं। बीते 11 दिनों से महाकुंभ में हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि बुधवार को महाशिवरात्रि पर भी 2 करोड़ से अधिक आस्थावान संगम की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। इसका उदाहरण महाशिवरात्रि से पहले ही दिखा। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, यहाँ से जो कुंभ क्षेत्र का एंट्री पॉइंट है करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर अभी आपको देखिए बड़ी संख्या में गाड़ियों का मूवमेंट नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने पिछली सारी गलतियों से सबक लेते हुए व्यवस्था पर इस बार पूरे होमवर्क का दावा किया है। ट्रैफिक से निपटने के लिए
शाम 4 बजे से महाकुंभ मेला क्षेत्र को और कमिश्नरेट प्रयागराज को शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। जिस तरह से अलग अलग घाटों पे जो लोगों द्वारा स्नान के लिए जाते हैं, तो उसका किस तरह से उसका जो पिलग्रिम मूवमेंट है, वो मूवमेंट पूरी तरह से जो एज प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं से भरे हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर पुलिस खासी चौकन्नी है ताकि क्राउड मैनेजमेंट बना रहे। रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक लोगों की सुविधा के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आखिरी स्नान पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 6 और वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। विशेष निगरानी के लिए ड्रोन से हर कोने पर निगाह रखी जा रही है। ऊंचे ऊंचे वॉच टावर से भी निगरानी की फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। सामने की तरफ की जो तस्वीरें अगर आप देखिए तो आपको डीआईजी महाकुंभ क्षेत्र वैभव कृष्णा आपको दिखाई देंगे, जो अपने मातहतों के साथ वॉच टावर पर खड़े होकर के संगम क्षेत्र के आसपास की जो स्थितियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार के लोग भी महाशिवरात्रि पर महाकुंभ जा रहे हैं तो प्रशासन की बातों को गांठ जरूर बांध लीजिए। मसलन जो घाट करीब मिले वहां स्नान करें। दक्षिणी झूसी से आने वाले एरावत घाट पर डुबकी लगाएं। उत्तरी झूसी से आने वाले संगम हरीश्वद घाट और संगम ओल्ड जीटी घाट पर स्नान करें। परेड पर आने वाले संगम द्वार, भारद्वाज घाट, नागवासुकी घाट, संगम द्वार, मोरी घाट, संगम द्वार, काली घाट, संगम द्वार राम घाट और संगम द्वार हनुमान घाट पर स्नान करें। संगम किनारे आप देखेंगे किस तरह से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। 64 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम नगरी में आकर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन लगातार उनकी जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। आप गंगा किनारे आप देख पा रहे हैं इस समय भी किस तरह से लोग पूजा पाठ स्नान ध्यान कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ ही महाकुंभ जो 13 जनवरी से चलता हुआ चला आ रहा था, कल उसका समापन हो जाएगा। कुल मिलाकर सनातन धर्म को मानने वाले लोग, चाहे वो हिंदुस्तान के भीतर से हों चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर से हों, दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचे। और आपको बताते चले कि कल का आंकड़ा जोड़कर माना यह जा रहा है, अब तक एक अनुमान है कि तकरीबन 66 करोड़ लोग वो हो जाएंगे जो 2025 में लगे इस पावन नगरी में आकर डुबकी लगाने में कामयाब रहेंगे। न भूतो न भविष्यति, कुछ इस तरह की तैयारी की गई थी। जिस तरह की तादाद में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और अभी भी वो तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन जो भक्त संगम नगरी में पहुंचे हैं वो अपने साथ क्या क्या लेकर जा रहे हैं, आस्था का ओपिनियन पोल बताती हुई अब हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो महाकुंभ में पब्लिक ने क्या देखा? संगम का सत्कार देखा, मां गंगा का श्रृंगार देखा, देखा आस्था का सैलाब, फिर सनातन का चमत्कार देखा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। हम स्नान करके पवित्र हो गया। धक्के खाकर पुण्य कमाया, खुद को खोकर सुकून पाया, मारी डुबकी रहा ना गया तो गंगा जल को घर ले आया। ये संगम का पानी है पूरा साफ पीने लायक पानी और बहुत बढ़िया, नहाने में मजा आया और अच्छा पानी एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम आपके सामने है सबूत के तौर पे। हम लोग फिजूल बातों को देकर गच्चा, दुष्प्रचार का धागा कच्चा, जितने मुंह हुई उतनी बातें, पर भक्तों का विश्वास सच्चा। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा लगा है, योगी ने जो व्यवस्था किया बहुत खूबसूरत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। बहुत योगी जी का और मोदी जी का ये व्यवस्था अच्छा लगा देखकर। तो यही है महाकुंभ के 44 दिनों का लेखा जोखा। और अब कल है आखिरी स्नान। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए अब यही रात अंतिम है। कोई छुट्टी मिलने के इंतजार में था तो कोई भीड़ कम होने के। अब मौका मिला तो आखिरी दिन से पहले सबने चौंका मारा। जॉब से छुट्टी नहीं मिल रहा था, अभी मिल गया, टाइम मिला, दोस्त लोग का साथ था इसलिए आ गए। अच्छा लगा, बहुत एडवेंचर जैसा है और नहाओ भी बहुत प्यारा लगा। मैं पूनम के दिन आई थी 12 तारीख को, दोबारा आई आज। बहुत आनंद हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का मन भी नहीं कर रहा है। कोई बिहार से, कोई बंगाल से, तो कोई असम से, तो कोई नेपाल से। महाशिवरात्रि के स्नान के लिए देश के हर कोने से प्रयागराज में श्रद्धालु आ रहे हैं। कहाँ से आए? झारखंड से। कहाँ से? चित्ररंजन से। बंगाल से। आप कहाँ से आए आप लोग? हम नेपाल से। नेपाल से आए हैं। कई लोग तो आस्था के मेले से ऐसे मोहित हुए कि 7-7 बार स्नान करने पहुंच गए। अभी एक टैक्सी ड्राइवर हूँ मैं, आज यहाँ पे 7वीं बार आ रहा हूँ।
महाशिवरात्रि से पहले अब तक 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम पहुंचकर स्नान कर लिया। अभी कल आखिरी स्नान बाकी है। सारी तैयारियां उसी के लिए हैं। मेरी मौजूदगी मेला क्षेत्र में ही है। कुछ देर पहले मैं संगम नोस के आसपास वाले इलाके में गई थी। वहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। उसमें भारी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो अपनी पूरी रात आज यहीं पर बिताएंगे और उसके बाद सुबह शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में महाशिवरात्रि के दिन डुबकी लगाएंगे, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनसे मैंने की है खास बातचीत, देखिए। अभूतपूर्व, अलौकिक, अविस्मरणीय कुछ इसी तरह की तस्वीर इस समय महाकुंभ में देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि कल महाशिवरात्रि के साथ ही इसका समापन होना है, लेकिन उसके ठीक पहले मैं चाहूंगी दूर दूर से किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं, वो भी तब जब शाम के 7 बजने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि बहुत बड़ी तादाद में महाकुंभ क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं। वो सुबह के शुभ मुहूर्त का इंतजार करेंगे जब भोर होगी और उस समय आकर लोग यहाँ पर स्नान ध्यान करेंगे। यहाँ पर कुछ और कहाँ से आए आप? हम जम्मू से। जम्मू से। तो स्नान करना है या शिवरात्रि के दिन करना है? नहीं, शिवरात्रि के दिन करेंगे। अब इतना पावन पर्व का मौका मिला है। ये खुले आसमान के नीचे रहने का आज का बिल्कुल। कोई दिक्कत की शरण में कोई ठंड थोड़ी लगेगी। मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटका से आए? इतनी दूर से महाशिवरात्रि को? हाँ जी, हाँ। तो कहाँ रुकेंगे? यहीं रुकेंगे, खुले आसमान में। खुले आसमान में बिल्कुल रुकेंगे। अभी कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं, जलंधर से। जी बहुत कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है स्वास्थ्य। पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और अच्छे से देखभाल सभी कर रहे हैं। कोई किसी बड़ा चलना पड़ा होगा पैदल? हाँ जी, पैदल चलना पड़ा? हाँ, चलना तो पड़ा है, बहुत पड़ा है, लेकिन मजा आया? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। हाँ मैडम, स्नान छोटे से बच्चा को लेकर आगे इतनी भीड़ हाँ में? मैडम ने नहला दिए बच्चे को भी। नहला दिया इनको। मजा आया? आपको मजा आया? मजा आया, बहुत मजा। सब अच्छा रहा? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। परेशानी हुई? हम गुजरात से नहीं। सुबह करेंगे 4 बजे। कल सुबह, कल ही समापन हो रहा है महाकुंभ? हाँ, कल सुबह 4 बजे करेंगे। परिवार महिलाएं जो इंदौर की हैं, सारे पीछे महिलाएं, देखिए हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं ये लोग। यकीनन जिन लोगों ने आकर डुबकी लगाई है वो अपने आप को जरूर बहुत गौरव से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सनातनी पर्व के इस पूरे के पूरे जिस तरह का वातावरण है उसमें सब कोई डूब जाना चाहता है और यहाँ की तस्वीरें भी अपने मोबाइल में कैद करके अपने अपने घरों को वापस जाना चाहता है। एबीपी न्यूज की टीम सनातन के हर रंग को चप्पे चप्पे से समेटकर आप तक पहुंचा रही है। महाकुंभ के सबसे बड़े कवरेज लगातार आपने एबीपी न्यूज पर देखी है। और अब जब आखिरी स्नान होना है, आखिरी ध्यान होना है, उसको लेकर यहाँ पर क्या की गई है तैयारी, कुंभ के आंगन से हमारे रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। अगर किसी वजह से आप इस क्षेत्र में नहीं आ पाए हैं तो हमारी ये रिपोर्ट आपको गौर से जरूर देखनी चाहिए। संगम किनारे ये आनंद अब पता नहीं कब दोबारा मिले। इसलिए देश के हर कोने से आए श्रद्धालुओं के लिए सनातन के संगम को महसूस करने का यही आखिरी मौका है और लोगों ने इस मौके को ऐसा भुनाया कि रिकॉर्ड ही बन गया। आस्था के महाकुंभ में अब तक 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं कि जो श्रद्धालुओं का जत्था है, जो श्रद्धालुओं का कारवां है, वो लगातार संगम की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ज्यादा भीड़ है, इस वजह से लोगों को काफी पैदल चलना पड़ रहा है। लाखों लोगों की भीड़ धीरे धीरे संगम की ओर बढ़ती है। इसमें जो पैदल चले वो कई किलोमीटर तक चले और जो ना चल पाए उनके लिए ठेले और बाइक की सर्विस तैयार है। श्रद्धालुओं का हुजूम भी आपको लगातार यहाँ पर आता जाता हुआ दिखाई भी देगा। ये देखिए कुछ बाइक्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं उनको यहाँ के जो लोकल लोग बाइक से भी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो ये भी तस्वीरें यहाँ की हैं, ठेले से यहाँ के जाने की तस्वीरें हैं। तो ये कई अलग अलग तस्वीर जो इस मेले के रंग में दिखाई दे रही है। और जिन लोगों के पास चलने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची, उनके लिए आखिरी के दिनों में फ्री मसाज की सर्विस भी है। यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके पूर्व आईपीएस ऑफिसर इस कैंप को चलाते हैं। लोगों को 10-10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और सभी एज ग्रुप के लोग थे और बड़ी तकलीफ थी लोगों को। और जो हम काम कर रहे हैं उसमें मुझे लगा कि इससे लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगी, इसलिए मैंने यहाँ फ्री मसाज का एक पॉइंट बना दिया।
महाकुंभ की छाप लोगों के दिल में बसी और श्रद्धालुओं के हाथ की छाप बसी इस पेंटिंग में। गंगा की थीम पर तैयार हुई इस अनूठी पेंटिंग में ब्रश के बजाय सिर्फ हाथों का इस्तेमाल हुआ। तस्वीरों में दिख रही इस पेंटिंग में 10,000 लोगों ने अपने हाथों की छाप छोड़ी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंगा पंडाल में मेले सरीखा माहौल है। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। हालांकि जो 10,000 का टारगेट था वो टारगेट काफी पहले पूरा हो गया। एक अनोखापन इस शख्स की वेशभूषा में भी है। प्रयागराज में व्यवस्थाओं से ये इतना प्रभावित हुआ कि अपने सिर पर मोदी योगी की तस्वीर लगाकर घूम रहा है। महाकुंभ की जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं और एक जो सामने की तस्वीर है आप देखिए, एक तरफ आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखेंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे। भारत का झंडा आपको यहाँ पर दिखेगा और लिखा है संगम नगरी चलो कुंभ चले महाकुंभ 2025। अब महाकुंभ का 44वां दिन तो लगभग बीत गया, जो है कल ही है। कल हम भी प्रयागराज में होंगे, वहां से हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमारी गारंटी है। प्रयागराज कुंभ से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कवरेज कल सुबह 6 बजे से लगातार आप देखने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर हर रंग समेट कर लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन महाशिवरात्रि का मौका है और काशी विश्वनाथ की बात नहीं हो तो बात अधूरी मानी जाएगी। लेकर चलते हैं आपको काशी विश्वनाथ की नगरी। माना जा रहा है कि कल 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बनारस में उमड़ने वाले हैं। वहां पर की गई है क्या खास तैयारी, उसको बताती हुई अब हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। एक तरफ शिव भक्त, हर हर महादेव, बम बम भोले और काशी विश्वनाथ के जयकारे। महाशिवरात्रि से पहले ही समूची काशी अभी से भोले के भक्तों से पट गई है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे शिव भक्तों का ही रेला। शिव भक्तों की भीड़ नजर आएगी। हर कोई बाबा विश्वनाथ की भक्ति में मगन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आज ही शिवरात्रि हो गई ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। कोई ज्यादा समय नहीं लगा, बिल्कुल अच्छी तरह दर्शन हुए। देर से हुए दर्शन मगर दुरुस्त। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। महाशिवरात्रि का पर्व भी बहुत बढ़िया मस्त लग रहा है। माना जा रहा है कि बुधवार को काशी में भक्तों के भक्ति की पिछले सारे पुराने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अनुमान है कि महाशिवरात्रि पर काशी में करीब 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। ये लगभग 25 से 30 लाख जो श्रद्धालु हैं वो महाशिवरात्रि के दिन जो है बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आम दिनों में काशी में रोजाना 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन महाकुंभ के चलते ये संख्या बढ़कर करीब 6 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुंच गई है। मौनी अमावस्या पर यह आंकड़ा करीब 8 लाख तक पहुंच गया था। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 13 जनवरी से 25 फरवरी की रात तक श्रद्धालुओं की संख्या करीब 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आज सायंकाल की, आज रात काल तक की संख्या जोड़ने के बाद आज 3 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो जाने का अनुमान है। और इसके बाद महाशिवरात्रि पर भी हम आशा करते हैं कि कल से परसों तक की संख्या रहेगी, वो भी हमारी 12 से 20 लाख के बीच में कुछ रहेगी। इतने बड़े जनसैलाब को संभालने के लिए मंदिर प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए इस बार करीब 32 घंटे तक बाबा विश्वनाथ का दरबार लगातार खुला रहेगा। सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन सुबह गौदोलिया चौक वाला मंदिर का रास्ता सुबह 6 से 9 बजे तक और दोपहर 12 से 2 बजे तक नागा साधुओं की विशेष पूजा के चलते बंद रहेगा। शिव बारात 26 के बजाय 27 फरवरी को निकाली जाएगी। 25 से 27 फरवरी तक वीआईपी और स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भक्तों से विशेष निवेदन किया है, क्योंकि दर्शन में 18 घंटे तक समय लग सकता है। अलग अलग रास्तों से आने वालों के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। शेष द्वार उनको दिया जाएगा। शेष द्वारों से सामान्य श्रद्धालुओं का दर्शन चलता रहेगा। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होने के दृष्टिगत यह आशंका है या संभावना है कि जो हमारा प्रतीक्षावधि है लाइन में लगे हुए लोगों की लंबी लग सकती है। तो हम 2-3 अपील हमने लोगों से की है। एक तो वृद्धजन, निःशक्तजन एवं छोटे बच्चे घर पर रहकर हमारे यूट्यूब चैनल से, ऑफिशियल वेब पेज से लाइव दर्शन प्राप्त करें। काशी में पहले कभी एक दिन में इतनी भीड़ नहीं रही।
ऐसे में भारी भीड़ के चलते सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों की आवाजाही पर भी विशेष पाबंदियां लगाई गई हैं, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो एरिया है सबसे चैलेंजिंग पॉइंट है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। इसके लिए हमने जो 8 से 10 किलोमीटर का एरिया उसको नो व्हीकल जोन भी घोषित किया है। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है और जगह जगह डाइवर्जन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। रेलवे स्टेशनों पर भी क्राउड मैनेजमेंट की खास निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की ट्रेनों की टाइमिंग के हिसाब से ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जा रहा है, ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ की स्थिति से बचा जा सके। तो तैयारियां पूरी है और अब भक्तों को इंतजार है अपने बाबा के महापर्व पर उनके दर्शन का। जनहित स्पेशल के लिए आपको लेकर चलते हैं बिहार। बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। इन लाइनों के जरिए नीतीश कुमार सत्ता में आए, अपनी धमक लगातार मजबूत करते हुए चले गए, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने दूरी बनाकर रखी। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की अचानक बढ़ी हुई सक्रियता ने सभी को हैरान कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अपनी विरासत को नीतीश कुमार निशांत को सौंपने वाले हैं। सियासी लाइमलाइट से अब तक वो दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन अचानक से ही राजनीति में उनकी इतनी ज्यादा सक्रियता और भागीदारी क्यों देखी जा रही है? क्या इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी मैदान में भी निशांत उतरेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पिताजी को सब जनता वोट करें, फिर से लाएं। बयान नंबर 1, पिताजी को फिर से लाइए। फिर से एनडीए को सरकार में लाएं। बयान नंबर 2, एनडीए की सरकार फिर बनवाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें। और अब बयान नंबर 3, नीतीश को सीएम फेस घोषित करें एनडीए। नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत के ये तीनों बयान बीते 5 हफ्तों के भीतर आए हैं। अमूमन मीडिया से निशांत दूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक उनके बयान आ रहे हैं, उससे उन अटकलों को हवा मिल रही है जिसमें उनके राजनीति में आने की संभावना जताई जा रही है। मां मंजू सिन्हा की जयंती का मौका था। नीतीश अपने बेटे निशांत के साथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जेडीयू ने आधिकारिक एक्स हैंडल से नीतीश और निशांत के साथ की तस्वीर साझा की। इस मौके पर निशांत ने अपनी सियासी पारी को लेकर पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन जिस तरह की बातें कही हैं, वो उनकी रणनीति और सियासी सोच को जाहिर करता है। 2 बड़ी बातें उन्होंने कही जो सियासी इनिंग में एंट्री के संकेत दे रहे हैं। पहला ये कि निशांत ने पार्टी के बड़े नेता की तरह कार्यकर्ताओं से अपील की है। दूसरा ये कि एनडीए से पिता को सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग की है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। अगला संकेत तो ये भी है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके निशांत के समर्थक उनके सामने उनके लिए नारे लगा रहे हैं। निशांत के राजनीति में आने की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि सवाल जदयू के भविष्य का है। नीतीश ने कई नेताओं में अपना उत्तराधिकारी देखा, लेकिन उम्मीदों पर अब तक कोई खरा नहीं उतर पाया है। ऐसे में पार्टी के समर्थक भी चाहते हैं कि नीतीश की विरासत को उनका बेटा ही आगे बढ़ाए। पार्टी के नेता तो कई दिनों से निशांत के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं। पहली बार परिवार ने भी कहा है कि उनकी चाहत है कि निशांत राजनीति में आए। हम लोग कहते हैं, कुछ बोलता नहीं है। आप लोग भी चाहते हैं कि? बिल्कुल चाहते हैं। परिवार वालों की इच्छा तो बिल्कुल रहेगी कि वो आगे राजनीति में आए, लेकिन वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर करती है। 39 साल के निशांत का झुकाव अध्यात्म की तरफ रहा है, लेकिन अब परिवार की चाहत है कि वो सियासत में सक्रिय हो जाएं। मौसी और मामा का बयान आ गया है। पिता नीतीश कुमार रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। ये चुप्पी भी एक तरह का संकेत ही समझिए। पूरा बिहार जानता है कि इस पार्टी को खड़ा किया है नीतीश कुमार जी ने। पार्टी का भविष्य भी वो जिस रूप में तय करेंगे, पार्टी उसी रूप में चलेगी। निशांत ने नीतीश को सीएम फेस घोषित करने के लिए डिमांड ऐसे वक्त में की है जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में हैं। नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है।
बीजेपी का नेतृत्व कई बार ये साफ कर चुका है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा। सोमवार को प्रधानमंत्री ने भागलपुर जाकर नीतीश को लाडला सीएम बताया। उसे भी इसका एक संकेत माना जा रहा है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सूत्रों की माने तो जेडीयू के ज्यादातर नेता और बिहार बीजेपी का नेतृत्व निशांत की सियासी एंट्री का पक्षधर माना जा रहा है। पेच सिर्फ नीतीश का है, जो परिवारवादी पॉलिटिक्स के विरोधी रहे हैं, लेकिन मामला पार्टी के भविष्य का है। लिहाजा उन पर इस सिद्धांत से समझौता करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार की राजनीति में लालू, नीतीश और रामविलास समकक्षी राजनेता माने जाते हैं। लालू की विरासत तेजस्वी के पास है, रामविलास की विरासत चिराग आगे बढ़ा रहे हैं। इस त्रिमूर्ति में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं जिनकी विरासत को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं दिख रहा। यही वजह है कि निशांत कुमार को लेकर चुनावी साल में चर्चा तेज है। ये तो बात हो गई उस बेटे की जो बिहार की सियासत में अपनी किस्मत आजमाने वाला है, लेकिन जो पहले से ही किस्मत आजमा कर आगे की ओर बढ़ रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग की बातें बाहर निकलकर सामने आ गई और आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी रही। हुआ ये कि कल भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी। जमकर उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधा। उनकी रैली जब खत्म हुई तो भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रदेश के नेता थे वो एक जगह इकट्ठे हुए और उनकी ओर से नीतीश कुमार से इतर आपको बताते चलो उनको मजबूती देने के साथ ही साथ किस तरह से आरजेडी के नेताओं को निशाने पर लिया जाए और तेजस्वी को क्या इग्नोर किया जाए और लालू पर निशाना साधा जाए, या फिर तेजस्वी को लेकर किस तरह की चर्चा हुई जिसको लेकर आज बिहार की सियासत खूब गरमाई रही, उसको बताते हुए अब ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो ये वीडियो महज 17 सेकंड का है, लेकिन वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने बिहार में बीजेपी का विजय प्लान लीक कर दिया है। ऐसा दावा है कि वीडियो सोमवार की रात का है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद बीजेपी के नेता भागलपुर के सर्किट हाउस में जमा हुए थे। वीडियो में सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और गिरिराज सिंह जैसे बड़े चेहरे दिख रहे हैं। वीडियो में सम्राट चौधरी की आवाज सुनाई दे रही है, जो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलने से बचना चाहिए। शायद सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह से ही ये कह रहे थे। तभी जवाब में गिरिराज सिंह हाथ जोड़कर ये कहते सुनाई देते हैं कि अब से सिर्फ लालू पर बोलूंगा। तो क्या बीजेपी ने बिहार जीतने के लिए तेजस्वी यादव पर सीधा हमला नहीं करने की रणनीति बनाई है? आरजेडी के नेता सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी से ही बीजेपी वाले तेजस्वी से डरे हुए हैं। असल में आरजेडी ने तेजस्वी की ब्रांडिंग एक काम करने वाले नेता की बनाई हुई है। नीतीश के साथ सरकार में रहते हुए जितने भी रोजगार दिए गए, आरजेडी ने उसका श्रेय तेजस्वी यादव को दिया। तेजस्वी नई पीढ़ी के नेता है। ऐसे में बीजेपी को शायद इस बात का डर होगा कि तेजस्वी पर हमला उन्हें बैकफायर कर सकता है। तेजस्वी यादव की सियासत लालू यादव की छवि से खुद को और पार्टी को बाहर निकालने की है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जब पिछले साल कार्यकर्ताओं से संवाद पर निकले तो उन्होंने आरजेडी के गमछे की जगह टोपी को पार्टी की पहचान में शामिल कराया। लालू के जमाने के नेताओं से तेजस्वी दूरी बना रहे हैं, अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं, पार्टी का मेकओवर करने में जुटे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने पूरा बिहार नापा है। ठेठ देसी अंदाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा कहाँ से जाता है फूल? फूल आपको पूरे बिहार से जाता है। राघोपुर से मतलब 5 बीघा में है, राघोपुर में खेती फूल के। फूल पकड़ के दिखाइए ना कौन सा मोटा? खाली गेंदे का फूल बा कि और कौन फूल बा? ना ये मोगरा हुआ। मोगरा? हाँ। अच्छा। तेजस्वी यादव का ये अंदाज उन्हें अपने वोटरों के बीच लोकप्रिय बना रहा है। बीजेपी इसी का काट खोज रही है।
शायद इसलिए तेजस्वी की बजाय आज भी लालू यादव को टारगेट करने की रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने भागलपुर के मंच से सोमवार को जंगल राज का जिक्र किया। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से नफरत है। जब जब चुनाव का मौका आता है, एनडीए के नेता जंगल राज का वो पुराना जिन बोतल से बाहर निकाल लाते हैं। बिहार के वोटरों में उस डर को जिंदा करते हैं कि एनडीए का जमाना गया तो लालू राबड़ी का वो दौर लौट सकता है। 1990 से 2005 तक 15 साल बिहार में लालू राबड़ी का राज रहा। लालू राबड़ी के कार्यकाल को एनडीए के नेता जंगल राज का प्रतीक मानते हैं। उस दौर में कानून व्यवस्था एवं करप्शन की जो स्थिति थी, उससे ही आज के दौर का भी सियासी मुद्दा मानते हैं। बिहार के बाद अब आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। आपको बताते चले, विधानसभा के पटल पर शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट आज रेखा गुप्ता सरकार की ओर से पेश कर दी गई। ये वही रिपोर्ट है जिसको लेकर चुनाव के दौरान खूब जबरदस्त तरीके से हो हल्ला मचा हुआ था। चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाने की इसको कोशिश की गई थी। अरविंद केजरीवाल जहां इसे पल्ला झाड़ते रहे तो बीजेपी इस पर काफी ज्यादा आक्रामक थी। खबर यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र इस बात का है कि नई शराब नीति को लेकर 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसको बताते हुए अब जरा ये रिपोर्ट गौर से सभी सदस्यों को वितरित की जाए सीएजी की रिपोर्ट। कथित शराब घोटाले पर कई महीनों से अटकी सीएजी रिपोर्ट आखिरकार दिल्ली विधानसभा में पेश हो गई। ये माननीय, दीज आर द वर्ड्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, दीज आर वेरी क्रिटिकल एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस इन पैरा 49 द ऑनरेबल कोर्ट हैज सेड। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का आदेश मिलते ही विधानसभा का स्टाफ सीएजी रिपोर्ट वाली पीली फाइलें लेकर सदन में दाखिल हुआ और सभी सदस्यों के बीच रिपोर्ट बांट दी। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी और एलजी की जानकारी के बिना ही नई शराब नीति पर फैसला लिया। शराब के होलसेल, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई, जिससे दिल्ली के खजाने को 2002.68 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार का आरोप है कि कथित घोटाले का सच छिपाने के लिए केजरीवाल ने सीएजी की रिपोर्ट को लटकाए रखा। दिल्ली के अंदर 101 लोग जो शराब का काम करते थे, अब वो 3 लोगों तक सीमित रह जाए, तो इसके पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल। और शराब घोटाले की कैग रिपोर्ट क्यों टेबल नहीं की? क्योंकि उससे सारे भेद खुल जाते। रिपोर्ट में शराब नीति से हुए नुकसान की 4 बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली वजह, कई जगहों पर रिटेल दुकानें नहीं खुली। दूसरी वजह, शराब ठेकों के सरेंडर लाइसेंस की दोबारा नीलामी नहीं हुई। तीसरी वजह, कोविड के बहाने शराब कारोबारियों को दी गई छूट। और चौथी वजह, शराब कारोबारियों से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली गई। लेकिन बीजेपी शक जता रही है कि कथित घोटाले का आंकड़ा 2002 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है, कागजों में लिखा हुआ है, फाइलों में लिखा हुआ है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को ये सच जानने का हक है। ऐसी 14 रिपोर्ट है सीएजी की, ये पहली रिपोर्ट है। एक एक भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल का एक एक घोटाला दिल्ली की जनता के सामने आएगा। 2 साल से यही काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2 साल से इसी को लेकर के सारी एजेंसियों को हमारे पीछे लगाया। सारा जांच हुई, हजारों जगह छापे मारे गए, चवन्नी नहीं मिला। असंवैधानिक तरीके से बिना परमिशन के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सब कुछ तो इन्होंने करके देख लिया है, अब कुछ बचा नहीं है। हालांकि इसी शराब नीति के चलते करप्शन के आरोपों में घिरकर केजरीवाल और उनके कई नेता पहले ही जेल यात्रा कर चुके हैं और अब सीएजी रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के सामने फिर से कानूनी कार्रवाई का संकट मंडराने लगा है। और अब अगली रिपोर्ट आप तक पहुंचाएं, उसके पहले 2 मुहावरे आपके सामने रखती हूं। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है और वक्त खुद को दोहराता है। आज दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जिस तरह के एक्शन में आए, उनके ऊपर ये दोनों ही मुहावरे पूरी तरह से चरितार्थ हो रहे हैं। पहली तस्वीर 10 साल पुरानी है। तारीख 24 जून 2015। तब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी। आपके तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल के आदेश पर मार्शल्स ने उठाकर विजेंद्र गुप्ता को सदन से बाहर निकाल दिया। दूसरी तस्वीर आज यानी 25 फरवरी 2025 की है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और स्पीकर की कुर्सी पर खुद विजेंद्र गुप्ता विराजमान है।
ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि देर सबेर वक्त सबका आता है और विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ही विजेंद्र गुप्ता ने जता दिया अब उनका टाइम है। मंगलवार को एलजी विनय सक्सेना के अभिभाषण के लिए सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य मौजूद थे, लेकिन एलजी साहब का भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार पर अंबेडकर और भगत सिंह के अपमान का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायकों के साथ वही किया जो विपक्ष में रहते हुए विजेंद्र गुप्ता के साथ हुआ करता था, यानी मार्शल्स को आदेश दिया कि हंगामा कर रहे विधायकों को सदन से बाहर निकालो। दरअसल एलजी के भाषण शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में आप विधायक नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने विपक्ष से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्षी विधायकों ने हंगामा बंद नहीं किया तो अध्यक्ष महोदय ने एक एक करके आप विधायकों पर एक्शन शुरू कर दिया। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। आप विधायकों पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के इस एक्शन से चंद मिनटों में ही सदन की तस्वीर बदल गई। सदन शुरू होने के बाद सीटों पर दिख रहे आप विधायकों को मार्शल्स ने धकेल कर बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद सिर्फ आतिशी और गोपाल राय समेत इक्का दुक्का विधायक ही अपनी सीटों पर नारेबाजी करते नजर आ रहे थे, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने आखिरकार उन्हें भी निलंबित कर दिया। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। सदन से बाहर निकाले जाने के बाद आतिशी समेत तमाम आप विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सीएजी रिपोर्ट पेश करने में खलल डालने के लिए विपक्ष ने जानबूझकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 दिन तक निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदन में बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कोशिश की थी कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल ना हो, तो शोर मचा के हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते थे, इसलिए स्पीकर साहब ने उनको निकाला। दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अमानतुल्लाह को छोड़कर आपके सभी 21 विधायकों को 3 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। और अब आज का जनहित मंत्र। अच्छे समय का अभिमान नहीं बल्कि सदुपयोग करना चाहिए। सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि समय कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।